इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी ओवरलैप कर ही जाता है, तो काफ़ी सारा हिस्सा तो मेरा ने कर लिया कवर। तो बाकी का बचा हुआ मैं करता हूँ, ठीक है। विल स्टार्ट विद ओकनी आइलैंड्स। ओकनी, ये 70 आइलैंड्स का ग्रुप है, स्कॉटलैंड के पास है, फिलहाल यूके के अंडर आता है। रिसेंटली देखो यहाँ पे है ना, स्कॉटलैंड के पास आता है। रिसेंटली इनने ये डिसाइड किया है कि इनको यूके छोड़ना है और यूके छोड़ के सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनना है। ओकनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। यहाँ पे काफ़ी सारे नियोलिथिक स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। हार्ट ऑफ नियोलिथिक ओकनी कहते हैं इसको। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलती हैं यहाँ पे, 4 इंपॉर्टेंट है। सकारा ब्रे, रिंग ऑफ ब्रॉडगार, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनेस और मैशो चैम्बर टॉम्ब। एक बार यूके और उसका डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्पल लाइन है ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये इंग्लैंड है। और पर्पल लाइन फॉर्म्स ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर हम इन्हीं में नॉर्दर्न आयरलैंड को और मिला दें तो वो यूके हो जाता है। और नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये मिलके आयरलैंड बनाते हैं। और ये पूरा इकट्ठा उसको ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। फिर आती है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और मिशन इनोवेशन 8th MI8। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मिशन की 14th मीटिंग और MI8 फिलहाल गोवा में हुए थे। इनका थीम था एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कंडक्ट करवाए थे। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बेसिकली क्लीन एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इस क्लीन एनर्जी इकोनॉमी को इनकरेज करना, इस चीज़ पे फोकस करता है। MI मिशन इनोवेशन ये फोकस करता है कि क्लीन एनर्जी को कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब हम MI8 की बात कर रहे हैं तो MI6 भी एक बार, MI6 इज बेसिकली यूके की सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस, जिसका फुल फॉर्म है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। IITs अब्रॉड, पिछले साल IIT मद्रास ने अपना पहला, ओवरऑल सारे IITs में से पहला कैंपस तंजानिया में खोला था, जंजिबार तंजानिया में। और अभी रिसेंटली IIT दिल्ली ने आबू धाबी UAE में दूसरा कैंपस खोला है। ये 2 ही हैं फिलहाल अब्रॉड, इसके अलावा कोई IIT बाहर नहीं है अभी। दिल्ली, मद्रास तंजानिया में है और दिल्ली आबू धाबी। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जनरल असेंबली ने UNSG के अंदर आता है, सेक्रेटरी जनरल के अंडर आता है। और ये फोकस करते हैं इंटरलिंक प्रॉब्लम्स पे। 3 इंटरलिंक प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। पहला फूड सिक्योरिटी, दूसरा एनर्जी और तीसरा फाइनेंस। इनको ओवरसी करता है चैंपियंस ग्रुप। रिसेंटली इंडिया को इनविटेशन मिला UNSG सेक्रेटरी जनरल से कि ये चैंपियंस ग्रुप को हम ज्वाइन करें, जो कि हमने कर लिया है। फिर UPPCS पर्सनालिटीज़ पूछ लेता है। पर्सनालिटीज़ मतलब जो अकेडमिशियंस न्यूज़ में रहते हैं। तो वैसे ही एक है जोसेफ नाय जूनियर। जोसेफ नाय जूनियर ने स्मार्ट पावर, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कंसेप्ट दिया था 2003 में। और एक सुजैन नोजल करके हैं, इन ये भी स्मार्ट पावर से एसोसिएटेड है। जोसेफ नाय जूनियर, हार्ड पावर, और इन्हीं ने दी थी, यही दिखा रहा था, चेक कर लो एक बार, देख लो। इनने ना स्मार्ट पावर पे आता है इनका कि इनने, मतलब जो मेरे को कन्फ्लिक्ट मिल रहा था वो ये था कि स्मार्ट पावर सुजैन नोजल ने दी है, बट ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, मैंने पहले बोला था, उनने डिस्क्राइब किया है। हाँ, है ना। तो दोनों रिलेटेड हैं, सुजैन नोजल और जोसेफ नाई जूनियर दोनों रिलेटेड हैं स्मार्ट पावर से। टेररिस्ट आउटफिट्स, हमास, हमास तो सब जानते हैं। हमास का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसका एक्रोनिम है हमास, है ना। हमास पैलेस्टीन के लिए, हिजबुल्लाह लेबनान, हिजबुल्लाह की पैरामिलिट्री विंग जो है जिहाद काउंसिल कहते हैं उसे। और जो पॉलिटिकल विंग है जो कि लेबनीज पार्लियामेंट में बैठती है उसे कहते हैं लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी। फिर आता है बोको हरम। बोको हरम मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में ऑपरेट करता है। फिलीपींस का एक ग्रुप है, उसका नाम है अबू सयाफ ग्रुप। फिर इधर अफ्रीका में आता है, ईस्ट अफ्रीका की तरफ, अल शबाब। अल शबाब
सोमालिया में उसका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और हूतीज़ आते हैं, हूतीज़ का ऑफिशियल नाम अंसार अल्लाह, ये यमन के हैं, है ना। और हूतीज़ इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी इनकी बनती है वो हूतीज़ ट्राइब की बनती है, इसलिए इनको अनऑफिशियली हूतीज़ कह देते हैं। अब इधर हम बात कर ही रहे हैं तो रेड सी हुमेरा ने डिस्कस किया ही था। अल शबाब सोमालिया गवर्नमेंट को वीक करता है। अब जब सोमालियन गवर्नमेंट वीक होती है तो सोमालियन वाटर्स आर वेरी फर्टाइल वाटर्स, मतलब वहाँ पे काफ़ी फिशेस मिलती हैं। तो जब सोमालियन गवर्नमेंट वीक हो जाती है तो फॉरेन एक्सप्लॉइटर्स आते हैं और वहाँ पे फिशिंग करते हैं, जिसको सोमालियन गवर्नमेंट काउंटर नहीं कर पाती। इससे लोकल लोग परेशान होते हैं, और लोकल लोग परेशान होते हैं तो फिर वो पायरेसी करने लगते हैं। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है पायरेट्स की प्रॉब्लम। और हूतीज़ जो हैं यमन, इसराइल के अगेंस्ट जाने के लिए वो यमन वाले एरिया से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है फिर रेड सी क्राइसिस। रेड सी क्राइसिस यमन के द्वारा प्रोपोगेटेड है, इसराइल हमास वॉर के वजह से, हूतीज़ के द्वारा बेसिकली बैक्ड बाय ईरान। और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएसए ने किया था इस एरिया में। इस एरिया में रिसेंटली काफ़ी सारे वेसल्स न्यूज़ में रहे हैं और इनके नाम इतने यूनिक है कि अगर खाली नाम कोई दे दे तो गेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। एमवी मतलब मर्चेंट वेसल, एमवी रूवन, एमवी कैम्प्लूटो, एमवी साई बाबा और एमवी लीला नॉरफ्लॉक। मर्चेंट वेसल नीला नॉरफ्लॉक में इंडियन मार्कोस ने ऑपरेशन किया था, जिसका वीडियो शायद वायरल हुआ था। तो वो इंडियन मार्कोस का ऑपरेशन था वहाँ पे, इवैक्यूएशन ऑपरेशन, जो उन्हें शिप में घुस के किया था। फिर इलेक्शंस हैं इस साल इंडिया में, इस साल 64 कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं। और ये 64 कंट्रीज़ जो है कंबाइंड 49% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की। सो बेसिकली 49% पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल वोट दिस ईयर। तो थोड़े से इम्पॉर्टेंट जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना री इलेक्ट हो चुकी है, उनके इलेक्शन हो गए, शेख हसीना जो है री इलेक्ट हो गई है। ये शेख हसीना का 5th टर्म है और 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। पहले 1996 में बनी थी, फिर उसके बाद 2009 से वो लगातार बनती आ रही है। फिर भूटान में शेरिंग टॉगबे पीएम बने हैं। ये पहले एक बार पीएम थे, फिर बीच में गैप हुआ, फिर अब फिर से बने हैं शेरिंग टॉगबे। भूटान के किंग का नाम जिग्मे खेसार नामगेल वांगचुक याद रख लेना, पूरा तो क्या ही। ताइवान में लाई चिंग ते, ऑल्सो नोन एज विलियम लाई वन, ये जीत गए हैं, है ना। बाकी कंट्रीज जहाँ पे इलेक्शंस हैं वो है पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया। रिजल्ट नहीं आया ना सर? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर मालदीव्स के पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, मतलब प्रेसिडेंट तो हो गए, बाकी मैं टॉपिक भी आता हूँ सर उस पर भी। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, इंडिया, नेपाल। और इस साल यूएनएससी की 5 परमानेंट सीट्स पे भी इलेक्शंस हैं। इधर एशिया पैसिफिक वाले रीजन से पाकिस्तान लड़ रहा है, स्टैंड कर रहा है। फिर यूपीपीसीएस जो है लोगों के नाम भी पूछ लेता है कि यूएस प्रेसिडेंट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक बार वो भी जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगे, जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहीं ना कहीं मेंशन किए थे, वो मैं सारे बोल रहा हूँ। व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। जी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट। जो बिडेन, यूएस प्रेसिडेंट। ऋषि सुनक, यूके। शेख हसीना, बांग्लादेश। शेख हसीना की अपोजिशन में खालिदा जिया रहती है, तो अगर खालिदा जिया का नाम है तो शी इज एसोसिएटेड विद बांग्लादेश। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन। इमैनुअल मैक्रोन, सब जानते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट। जॉर्जिया मेलोनी इस साल काफ़ी फेमस रही है, तो इटालियन प्रेसिडेंट। जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। एर्डोगन, टर्की। सामिया सुलूहू हसन, हाँ ये एक बार पूछ चुके हैं, तो तंजानिया की प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद मुइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। पुष्प कमल दहल प्रचंडा, नेपाल। कासिम सुलेमानी जो है अभी ईरान में बॉम्बिंग्स हुई थी, केरमान सिटी है ईरान का, तो ये भी ध्यान रखना है कि केरमान कहाँ पे, वो पूछ सकते हैं कि केरमान न्यूज़ में था क्यों था।
तो या कहाँ है ना। तो केरमान में बॉम्बिंग्स हुई थी कासिम सुलेमानी की याद में। एक प्रोसेशन जा रहा था, कासिम सुलेमानी को यूएसए ने असैसिनेट किया था इराक में, तो उनकी याद में एक प्रोसेशन जा रहा था, तो वहाँ पे बॉम्बिंग्स हुई थी। तो कासिम सुलेमानी ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। अब शंघाई एससीओ के वक्त जो है पाकिस्तान फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलवाल भुट्टो जरदारी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। ये अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़े भी थे, हार गए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, कॉमरोस प्रेसिडेंट मिस्टर अजाली असौमानी, और अभी स्टेट विजिट हुआ था हेड ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, उनका नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। सुल्तान तारिक याद रख लीजिएगा। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और यूएस का एनएसए जेक सुलेवान। नेक्स्ट टॉपिक है अबू धाबी डायलॉग। अबू धाबी डायलॉग काफ़ी यूनिक सा डायलॉग मेरे को लगा। अ फोरम फॉर डायलॉग ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एशियन कंट्रीज ऑफ लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो 11 कंट्रीज हैं जहाँ से लेबर ओरिजिनेट करती है, जिसमें इंडिया एक कंट्री है, और मालदीव्स और भूटान को छोड़ के सारे 7 कंट्रीज हैं इसमें। और 7 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर जाती है, जो कि मिडिल ईस्ट के यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब है। इंडिया नेपाल की बात करें तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में हुई थी, और इस ट्रीटी के चलते जो नेपाली सिटीजन एंजॉय एडवांटेजेस एंड वी बेसिकली ट्रीट ईच अदर सिटीजन एज आर ओन सिटीजन्स। फिर जो है काला पानी का डिस्प्यूट चल रहा है। काला पानी का डिस्प्यूट जो है ओरिजिनेट करता है ट्रीटी ऑफ सगौली से, 1816 में हुई थी। तो उसमें डिसाइड हुआ था कि जो बॉर्डर होगा वो महाकाली रिवर का होगा। महाकाली रिवर को इधर शारदा रिवर कहते हैं। महाकाली रिवर के ओरिजिन को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। नेपाल कहता है कि महाकाली रिवर का जो ओरिजिन है वो लिपू लेक है, और हम कहते हैं कि नहीं, लिपू लेक नहीं है, तुलसी नारंग है। तो ये डिस्प्यूट है। सिमिलर डिस्प्यूट सुस्ता डिस्प्यूट, ये गंडक रिवर पर है। वो गंडक रिवर अपना कोर्स बदलती रहती है, तो सुस्ता एक टेरिटरी है जो पहले कोर्स के इस तरफ था, अब दूसरी तरफ आ गया है, तो उसको लेके डिस्प्यूट है। इसराइल, इसराइल के कुछ शहर है जो फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में रहे, इधर लेबनन की तरफ है। मेरॉन, मेटुआला और मोशाफ, ये सिटीज़ इसराइल के हैं जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। इसराइल की पार्लियामेंट को कैंसेट कहते हैं। एक बार इसराइल पैलेस्टीन इशू ऊपर ऊपर से ब्रीफ में मैं बताता। रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर दोनों जो है ज्यूस को प्रोसिक्यूट करते थे, तो ज्यूस फिर चले गए अपनी अपनी जगह कहीं और, असाइलम के लिए चले गए। फिर इवेंचुअली ऑटोमन एम्पायर ने वॉर हारा और कैलिफ को हटाया ब्रिटिशर्स ने। लीग ऑफ नेशंस ने, उस वक्त मैंडेट सिस्टम चलता था। मैंडेट बेसिकली टाइप ऑफ अ केयर टेकर की, जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं है आप ख्याल रखो उस जगह का, तो उस एरिया का मैंडेट, पैलेस्टीन का मैंडेट ब्रिटेन के हाथ में आ गया। तो उससे पहले एक थियोडोर हर्जल नाम का एक व्यक्ति था जिनने 1896 में ये कहा था कि गो बैक टू द होली लैंड, लेट्स गो बैक टू द होली लैंड। अब ज्यूज सारे जो है वापस पैलेस्टीन जाएंगे, इसको जियोनिज्म कहते हैं। अंडर ब्रिटिश मैंडेट दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। फिर इवेंचुअली दे स्टार्टेड शिफ्टिंग। फिर बैलफोर डिक्लेरेशन 1917, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उनका नाम बैलफोर था, उनने जूश लीडर्स को लेटर लिखा कि हम जो है आपका वहाँ पे एक परमानेंट स्टेट फैसिलिटेट करवा देंगे। तो मतलब ऐसा वो लेटर ही था, कुछ बहुत सीरियस उनने छापा वापा नहीं था, बट उनने उसको डिक्लेरेशन मान लिया कि हाँ अब तो ये होगा ही। हाँ, फिर उसके बाद जो है इवेंचुअली ज्यूज स्टार्टेड मूविंग टू पैलेस्टीन, वो वहाँ पे लैंड खरीदने लगे और वहाँ पे जाके रहने लगे। सिचुएशन वेंट अ लिटिल आउट ऑफ हैंड, तो फिर 1948 में यूएन पीस डील हुई। उस वक्त इसराइल जो है आधा इसराइल देने को तैयार था, बट अरब कंट्रीज़ ने वॉर वेज किया और हार गए, क्योंकि यूएस और यूरोप का सपोर्ट था इसराइल के पास। फिर इजिप्ट ने जो है सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर लिया। अभी तक इजिप्ट सुएज़ कैनाल का कंट्रोल जो है यूरोप के पास और यूके और फ्रांस पे रहता था, बट अब इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर लिया। तो इसके चलते 1956 की सुएज़ क्राइसिस हुई, जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया, फिर यूके फ्रांस ने ज्वाइन किया और फिर इजिप्ट हार गया।
फिर 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। 1967 में फिर से एक वॉर हुआ जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। इसी वॉर में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक ये चारों अपने टेरिटरी में ले लिए थे। यूएन ने रिजोल्यूशन दिया 242 कि वापस कर दो एरिया को, बट इसराइल ने मना कर दिया। अरब लीग ने रेजोल्यूशन पास किया, द 3 नोज रेजोल्यूशन। नो पीस विद इसराइल, नो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल एंड नो नेगोशिएशन विद इसराइल। 1973 में योम किपुर वॉर, इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया एंड अरब्स ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, बट बिकॉज यूएस सपोर्ट था तो इसराइल मैनेज समहाउ। फिर उसके बाद अब क्योंकि उस वक्त तो यूएस पे पेट्रोल रिजर्व्स नहीं थे, तो दे हैड अरब्स हैड दिस अपर हैंड इन एट द नेगोशिएशन टेबल। तो यहाँ से फिर ऑयल डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स होते हैं। कैंप डेविड वाज बेसिकली अ प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, तो वहाँ पे लोगों को बुला के कि नहीं नहीं बात करते हैं ऑल। तो इजिप्ट जो है उस वक्त में लीडर था अरब कंट्रीज़ का। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया कैंप डेविड अकॉर्ड के अंदर। फिर उसके बाद इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दे दिया। इजिप्ट को अब ऑफ कोर्स बाकी अरब कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगा, तो इजिप्ट को फिर अरब लीग से बाहर कर दिया एंड उसकी जो पोजीशन थी इस्लामिक वर्ल्ड में वो डाउनग्रेड हो गई। 1987 में पीएलओ डिवाइड हो गया। अब ये दो पार्ट्स बन गए पीएलओ के, एक हमास और एक अल फतह। हमास वॉज द एग्रेसिव वन एंड अल फतह वॉज द लिबरल वन। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए और पीएलओ ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। और फिर जॉर्डन ने 1994 में पीस ट्रीटी कर ली इसराइल के साथ। बट अब क्योंकि हमास क्रिएट हो चुका था और ऑफ कोर्स लोग ओस्लो अकॉर्ड से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अटैक्स तो चालू रहे, छोटे छोटे चालू रहे। फिर 2023 आ ही जाता है। 2023 में जो अटैक है उसका ऑफिशियल नाम है द फ्लड ऑफ अल अक्सा। द फ्लड ऑफ अल अक्सा है ना। इसका रिस्पॉन्स इसराइल ने दिया, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और इंडिया ने जो ऑपरेशन यहाँ पे अपने सिटीजन्स के लिए किया उसका नाम है अजय बाय इंडिया, ऑपरेशन अजय है ना। एक बार इंडिया के ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। 10 ऑपरेशन इवैक्यूएशन ऑपरेशन किए इंडिया ने सो फार। 1990 में कुवैत से किया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन सुकून लेबनान से। फिर ऑपरेशन सेफ हाउस कमिंग इन लीबिया 2011 में। 2015 में ऑपरेशन मैत्री इन नेपाल। फिर 2015 में ही ऑपरेशन राहत इन यमन। फिर 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन इन सूडान। और 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति इन अफगानिस्तान। 2022 में ऑपरेशन गंगा इन यूक्रेन। 23 में ऑपरेशन कावेरी इन सूडान फिर से। और आखिरी ऑपरेशन अजय इन इसराइल। एक ऑपरेशन संकल्प और किया था, वो इंडियन नेवी ने किया था। इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं था, सिक्योरिटी ऑपरेशन था। ये जो गल्फ रीजन है वहाँ पे काफ़ी अटैक्स बढ़ने लगे थे, तो इंडियन वेसल्स को दिक्कत होती थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन संकल्प किया था। नेक्स्ट आते हैं अभी मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141st सेशन हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है और समर और विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करती है। इंडिया ने दूसरी बार इसको जो है इस सेशन को होस्ट किया था। ओलंपिक्स 2024 के पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 के एलए यूएसए और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया बिड कर रहा है 2036 के लिए और इंडिया को कॉम्पीट कर रहे हैं मेक्सिको और पोलैंड। सो फार 3 एशियन कंट्रीज़ ने ओलंपिक्स कराए हैं, साउथ कोरिया, चाइना और जापान। मालदीव्स पे आते हैं। मालदीव्स काफ़ी न्यूज़ में रहा, इंडिया से काफ़ी पास है और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज देम आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1965। मेन ऑक्यूपेशन मालदीव्स का फिशिंग और टूरिज्म। मालदीव्स, इंडिया ने काफ़ी काम किया है मालदीव्स में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इंडिया ने बनवाया है। इंडिया से काफ़ी टूरिज्म जाते हैं, वहाँ से मेडिकल टूरिस्ट बहुत इंडिया आते हैं। और ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने किया था 1988 में, जब मालदीव्स पे श्रीलंका से अटैक हुआ था। फिर सुनामी 2004 में आई थी, उसके लिए एड दी थी। वाटर क्राइसिस 2014 की वाटर क्राइसिस में इंडिया ने पानी सप्लाई किया था। और फिर कोविड डिप्लोमेसी, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी भी हमने की थी।
एक हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट है हमारा मालदीव्स के साथ 2019 में साइन किया था, जो कि रिवाइज होता है हर 5 साल में। और उसके चलते, हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट के चलते, इंडिया कैन कलेक्ट हाइड्रोग्राफिक डाटा फ्रॉम अराउंड मालदीव्स, सर्वे टाइप का, कि हम अपने वेसल्स वहाँ ले जाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। मालदीव्स कह रहा है कि अब वो रिन्यू नहीं करेंगे, उनका बेसिकली उनको टर्की से ड्रोन्स खरीदने हैं और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं कि हम रिन्यू नहीं करेंगे। एंड ही इज़ नाउ फेवरिंग चाइना। अब मालदीव्स क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इंडियन ओशन के बाकी आइलैंड नेशंस और एक बार मैं नाम बता दे रहा हूँ। श्रीलंका, मालदीव्स, चेचल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस। 6 आइलैंड कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में। फिर अभी इसराइल हमास वॉर के चलते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कंपैरिजन में लेके बताता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। आईसीजे इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। आईसीजे इज बेसिकली कम्स अंडर यूनाइटेड नेशंस, और जो है स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन से गवर्न किया जाता है। वहीं जो क्रिमिनल कोर्ट है वो रोम स्टैचू से गवर्न किया जाता है। सारे यूएन मेंबर्स आईसीजी के पार्ट हैं, बट आईसीसी के केस में ऐसा नहीं है। यूएस, चाइना, इंडिया पार्ट्स नहीं है, और रशिया ने भी 2016 में विड्रू कर लिया था। अभी नागोर्नो काराबाग के चलते, क्योंकि रशिया ने आर्मेनिया की हेल्प नहीं की, तो आर्मेनिया काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो रशिया के अगेंस्ट आ रही हो, तो आर्मेनिया इज़ नाउ रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन आईसीसी। फिर आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल, आईसीजे पार्टीज से डील करती है, इंडिविजुअल से डील नहीं करती, और प्राइवेट एंटिटीज से भी डील नहीं करती। आईसीजे को वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं और आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। आईसीजे में जो आईसीजे और आईसीसी दोनों में 9 साल का टर्म होता है जजेस का। आईसीजे में 15 जजेस होते हैं, आईसीसी में 18 होते हैं। और आईसीजे में फिलहाल एक इंडियन जज भी है, उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। फिर आते हैं इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ओवरसीज प्रमोट करने का काम रहता है इनका। ये बेसिकली एक पब्लिक डिप्लोमेसी का एक टूल है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है। ऑपरेशन अटलांटा ईयू नेवल फोर्सेस का ऑपरेशन है सोमालिया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास। कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस जो है ये यूएस और ईयू और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने मिलकर कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस बना रखी है। CTF 150 से लेके CTF 154 तक ऐसी 5 फोर्सेज हैं जो 5 डिफरेंट एरियाज में काम करती हैं। काउंटर पायरेसी में CTF 151 है। इंडिया इनमें से 3 में इन्वॉल्व है। इंडिया CTF 150, 152 और 153 में इन्वॉल्व है। CTF मतलब कंबाइंड टास्क फोर्सेस। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो इट इंक्लूड्स इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों। टॉप 3 नेशंस इंडियन डायस्पोरा के पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं यूएई, यूएसए और सऊदी अरेबिया। और अगर हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को देखेंगे तो मॉरिशस, फिजी और सुरीनाम। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस 2021 में बना था, इंडो पैसिफिक के लिए बना था। 2 पिलर्स हैं ऑकस के, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलियन नेवी और टेक और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्वाड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक और ओपन एंड फ्री ट्रेड। हाँ, 2017 में बना था। इंडो पैसिफिक की बात करें तो इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन साउथ चाइना सी तक आता है, साउथ चाइना सी के बियॉन्ड नहीं आता। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया 2019 में। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑफ मैरिटाइम बॉर्डर्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरिटाइम रिसोर्सेज, वेलफेयर थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और कोऑपरेशन अमंग लाइक माइंडेड नेशन। एक इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है,
2019 से एनुअली होता है, और नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन कंडक्ट करवाती है, जो कि थिंक टैंक है इंडियन नेवी का। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी फिलहाल एनुअल मीटिंग हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएस में 2022 में लॉन्च किया था अमेरिका ने अपनी अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के चलते। 14 मेंबर्स हैं, इसके 4 पिलर्स हैं: फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। इंडिया 3 का तो पार्ट है, बट इंडिया 1 में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ, फ्री एंड रेजिलियंट ट्रेड में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि लेबर स्टैंडर्ड्स वगैरह के कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट करता, बाकी सब में करता है। कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में बनी थी, एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की तरह बनी थी, अब एक्सपैंड हो गई है। इसके फाउंडर्स हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और फिर अब मॉरिशियस ने ज्वाइन कर लिया है। बांग्लादेश और शेचेल्स के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 1989 में बनी। कोई भी सार्क मेंबर यहाँ पे मेंबर नहीं है, इंडिया के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। इन्हें अभी हाल ही में जो डिक्लेरेशन दी थी उसका नाम है गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 1997 में इस्टेब्लिश हुआ। सेक्रेटरीट इसका कुआलालंपुर, मलेशिया। ऑब्जेक्टिव है वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट। प्रसार भारती इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। अभी हाल ही में इंडिया इसका तीसरे सक्सेसिव टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई तीसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है सक्सेसिव टर्म के लिए। R2P या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, बेसिकली जो है 2005 में ये डिसाइड हुआ कि वैसे तो यूएन कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, बट 2005 में डिसाइड हुआ कि अगर जीनोसाइड या किसी वॉर क्राइम या एथनिक क्लेंजिंग का केस होगा तो फिर दे विल इंटरफेयर। तो दिस इज़ बेसिकली लूप होल उनके उस वाले क्लॉज में। फिर अभी फिपिक की बात कर ही रहे थे, इसका 3rd समिट पोर्ट मॉस्बी पापुआ न्यू गिनी में हुआ। 2nd समिट इसका जयपुर में हुआ था 2015 में, और फर्स्ट हुआ था फिजी में 2014 में। तंजानिया की प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू हसन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, और इनको ऑनररी डॉक्टरेट JNU ने दिया था। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1997 में बना बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर। इसका सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है, और इंडिया जो एरिया इसका मैनेज करता है उसका नाम है सिक्योरिटी एंड एनर्जी। इसमें काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी, ये सब कुछ आ जाता है। इसके फिलहाल सेक्रेटरी जनरल इंडियन एम्बेसडर इंदिरा मनी पांडे हैं, और अभी 2024 की बिम्स्टेक एक्वाटिक चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में हो रही है। फिर इंडिया फ्रांस की अगर बात करें तो मोदी जो है फ्रांस का जो नेशनल डे फंक्शन होता है 14 जुलाई, बैस्टिल डे, उसमें चीफ गेस्ट थे, उनको वहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन डे ऑनर मिला था। फ्रांस के साथ हमारे 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गए हैं। फ्रांस पहला कंट्री था जिसके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी 1998 में। इमैनुअल मैक्रॉन इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। और 2047 होराइजन रोड मैप बेसिकली डील्स विद कि हमारा आगे का क्या प्लान है फ्रांस के साथ 47 तक के लिए। 3 पिलर्स हैं उसके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड और टेक्नोलॉजी। फ्रांस ऐसा 6ठी बार था कि कोई फ्रेंच लीडर चीफ गेस्ट रहा हो, और 5 टाइम्स यूके के लीडर्स चीफ गेस्ट रह चुके हैं रिपब्लिक डे पे। फ्रांस से हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, और उसके अलावा मिराज, रफ़ाइल और रफ़ाइल M ये डिफेंस में लेते हैं। अभी रिसेंटली एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी और टाटा ग्रुप ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो स्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी वडोदरा में इस्टेब्लिश करेंगे। और इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे भी कोलैबोरेट करेंगे। रिसेंटली फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स ने कर्तव्य पथ पे जो है फ्लाई पास्ट किया था।
फ्रांस पहला कंट्री है ऐसा करने वाला। फ्रांस पहला कंट्री है जिसका कंटिजेंट जो है परेड में मार्च किया था 2016 में। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये अभी आर्मेनिया की बात चली रही थी, तो रिसेंटली बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक रशिया लेड ब्लॉक है, 6 कंट्रीज़ का ब्लॉक है, और इनका मिलिट्री अलाइंस है। दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट ईच अदर एंड ऑल, नाटो की तरह। बट अब क्योंकि आर्मेनिया नागोर्नो और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने हेल्प नहीं किया, तो अभी आर्मेनिया ने अपनी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है और शायद छोड़ भी दे, क्योंकि जिस हिसाब से वो अब स्टेप्स ले रहा है। कोस्टा सिरीना इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है। सॉरी। प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट, ये जो है पाक स्ट्रेट को सुएज कैनाल की तरह, जो कि पाक स्ट्रेट शैलो है, तो उसको डीप करने का प्रोजेक्ट था। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको आर के पचौरी कमेटी ने रिकमेंड किया था। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे तो काफ़ी सारे डिस्कस हो चुके हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, एक ये मेकोंग इंडिया एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट्स बेसिकली कि अभी हमारा जो रूट है वो इस तरीके से है ना, कुछ भी आता है तो यहाँ से आता है, तो ये मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर ये यहाँ से जो है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार से होते हुए लैंड रूट से, फिर वाटर रूट से चेन्नई आएगा। इसके बाद चाबार एग्रीमेंट है हमारा ईरान के साथ, कि ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान सप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो येलो वाली लाइन है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो बेसिकली रशिया इंडिया लेडे, रशिया से इंडिया की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी जो हमारा रास्ता जाता है वो इधर से होके जाता है, तो लंबा पड़ता है। ये जो ग्रीन वाले एरियाज हैं, ये आशगाबाद एग्रीमेंट है। इसमें इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं था, बट अब इसका इंडिया इसका पार्ट है। तो इस एरिया में कनेक्टिविटी इंडिया ने काफ़ी सारी अच्छी खासी बढ़ा ली है। एक वाल्दिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर है, जो इधर से पैसिफिक ओशन से होते हुए वाल्दिवोस्टॉक रशिया जाते हैं, चेन्नई टू वाल्दिवोस्टॉक। उसके बाद अखूरा टू अगरतला रेलवे लाइन फिर से ऑपरेशनल हो गई है। अखूरा बांग्लादेश में, अगरतला त्रिपुरा, तो इट्स बेसिकली एन ऑल्टरनेट रूट टू चिकन स्नेक। इसी तरह क्योंकि आर्कटिक सर्कल जो है पिघल रहा है, तो नॉर्दर्न सी रूट रशिया एक्सप्लोर कर रहा है, और नॉर्दर्न सी रूट अभी जो हमारा रूट है वो यही है कि हम इंडिया के नीचे से होते हुए, रेड सी से होते हुए फिर रशिया पहुँचे। बट अब हम पैसिफिक ओशन से भी जा सकते हैं, ऐसा रशिया कोशिश कर रहा है। वियना कन्वेंशन रिसेंटली न्यूज़ में था कनाडा के चलते, क्योंकि डिप्लोमेटिक रो हुआ था इंडिया और कनाडा के बीच में। वियना कन्वेंशन 1961 का है, हमने रेटिफाई किया था 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्ट से। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 कहता है कि पर्सन डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवॉयलेबल, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 2 तरीके होते हैं किसी भी डिप्लोमेट को बाहर भेजने के, एक होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, और कि द पर्सन इज़ नॉट वांटेड एनी मोर सो द पर्सन शुड लीव, या फिर डिप्लोमेटिक स्टाफ का साइज़ हमें बढ़ाना या कम करना हो, तो उस केस में हम हटा सकते हैं। कनाडा वाले केस के ही अंडर फाइव आइज अलाइंस न्यूज़ में था। फाइव आइज अलाइंस वॉज यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ताजिकिस्तान में इंडिया के 2 एयरबेस हैं, एक फारखोर एयरबेस और एक आइनी एयरफोर्स बेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने कंसीव किया था COP21 में 2015 में। इसके हेडक्वार्टर्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में। FATF 1989 में बना, G7 के थ्रू 40 मेंबर्स हैं आज। और FATF शुरू में तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग चेक करता था, बट अब टेरर फाइनेंसिंग पे भी फोकस करता है। FATF में क्लॉज भी है कि अगर आप टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीक कर देंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। FATF की ब्लैक लिस्ट में एट प्रेजेंट म्यांमार है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। ब्लू डॉट नेटवर्क BRI के लिए, BRI का काउंटर है। US, जापान और ऑस्ट्रेलिया लेड है। बेसिकली ये सर्टिफिकेट्स देते हैं, अगर मेरे को कोई कैनल बनाना है और मेरे को अगर ब्लू डॉट से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मेरा जो कैनल का प्रोजेक्ट है वो अच्छा है,
तो फिर मेरे को फंडिंग आसानी से मिल जाएगी। सर्टिफिकेट्स देते हैं, वो फंडिंग नहीं देते। मिलियन हार्ट मार्च पोलैंड में हुआ था, जहाँ पे 1 मिलियन लोग 10 लाख लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतर गए थे। नाटो फिलहाल न्यूज़ में है। 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर स्टैब्लिश हुआ। टर्की इकलौता एशियन कंट्री है जो नाटो का पार्ट है। इसके हेडक्वार्टर ब्रजल्स बेल्जियम में है। और स्वीडन 32nd मेंबर नाटो का बना है। स्वीडन से पहले फिनलैंड बना था, और फिनलैंड से पहले पहले नॉर्थ मैकेडोनिया। International Convention on Refugees. Refugee is someone who is unable or unwilling to return to the country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality और पॉलिटिकल ओपिनियन। बस ये 4 क्राइटेरियाज हैं, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल व्यूज। इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन नहीं किया है। हम केस टू केस बेसिस डिसाइड करना है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया ने होस्ट किया था। इसमें 5 C's फॉर ग्लोबल साउथ दिए थे। 5 C's वर कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। धर्मशाला डिक्लेरेशन अडॉप्टेड फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो टूरिज्म से रिलेटेड है। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी। इसका सेक्रेटरीट बीजिंग में है। और रिसेंट में इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली। ईरान जो है इसका ऑफिशियल मेंबर बना रिसेंट वाली एससीओ में। और जो है इसका थीम था टुवर्ड्स द सिक्योर एससीओ, वेयर सिक्योर स्टैंड्स फॉर एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। काशी को फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ डिक्लेयर किया गया। और एससीओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, जो कि 2001 में ही बिश्केक समिट में बना था। ये बेसिकली डाटाबेस कलेक्ट करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद